Vikram Batra died, within 10 minutes हमने हमला कर दिया. Bravery is not allowing fear to interfere, with doing your duty. विक्रम बत्रा को कारगिल की लड़ाई के मैदान में How these people would have managed to go such a steep. पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है अमेरिका उसकी पीठ थपथपा. You can see the writing on the pavement. Young kids they're growing up in basements. ये सब पाकिस्तानी सोल्जर्स थे. उन्होंने अपने सोल्जर्स की डेड बॉडी को एक्सेप्ट नहीं किया. इंडिया बीइंग इंडिया हमने क्या किया, प्रॉपर से बरियल ऑर्गेनाइज किया. That's a great example for humanity. सक्सेस सिग्नल क्या होगा? अगर मेरा सक्सेस सिग्नल होगा ओ या फिर मैंने विक्रम बत्रा को पूछा तुम्हारा क्या सक्सेस सिग्नल होगा? ये दिल मांगे मोर. Russian, Portugueze, Chinese, and apart from that, Hindi, English तो है ही. तो 5 languages you have. और मैं टूटी फूटी आप पंजाबी है कि ठीक है पंजाबी 5.5 languages. और निशान आपका जो झंडा है इसके लिए जवान जान दे देगा. मैं राउंड लोड किया, खड़ा हुआ. The moment he stood up, that guy was waiting and straight here, right in the center. Dramatic. सुन के goosebumps आ रहे हैं. LOC मूवी में संजय दत्त ने जिनका रोल किया, कुछ भेड़िए हमारे घर में घुसकर बैठ गए. और शेरशाह मूवी में शताब, कारगिल वॉर में जिसने 13 बटालियन को लीड किया और कैप्टन विक्रम बत्रा के जो कमांडिंग ऑफिसर थे. लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा सर, योर कोड नेम इज शेरशाह. पहली बार वो लेजेंडरी आर्मी ऑफिसर किसी पॉडकास्ट में आए. आज के हमारे गेस्ट हैं लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी सर, जिनको वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल और कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है. उनके यूनिट को ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव कहा जाता है. जब कारगिल वॉर हो रही थी तो पूरे देश ने उनको प्यार दिया और हु डेयर्स विंस बुक के वो ऑथर हैं. बहुत सारी बातें करी हमने उनके साथ कि कैसी ट्रेनिंग होती है आर्मी में जो एक फौजी को आम लोगों से अलग बनाती है. कैसे डाला जाता है उनके अंदर इतना सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल स्ट्रेंथ, किस लेवल की मोटिवेशन होती है कि एक फौजी अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है. कैसे जब गोलियां चल रही थी, अपनी आंखों के सामने अपने मर रहे थे, उस सिचुएशन में उन्होंने अपना काम मेंटेन किया. लद्दाख जैसे एक्सट्रीम इलाके में ग्लेशियर्स की ठंड में कैसे खुद को वो इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग रखते हैं. और कारगिल के कई ऐसे रोंगटे खड़े करने वाले किस्से सुने उनसे जो आज तक कभी किसी ने सुने नहीं. मेमोरीज, ब्रेवरी, ट्रेनिंग, इंस्पिरेशन और इमोशंस, बहुत कुछ है जो आप इस पॉडकास्ट से लेकर जाओगे. आपके पर्सनल एक्सट्रीम एक्सपीरियंस जो आपको आपकी एक्सट्रीम मेमोरीज ट्रेनिंग की या फिर ड्यूरिंग वॉर या किसी भी फॉर्म की. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी एक्सरसाइज 24/7 चलती है. जी. तो मैं जब मेरा कमीशन हुआ था 82 में, तो हम जयपुर में थे. इनिशियली नागालैंड, देन जयपुर. तो हम एक्सरसाइज के लिए डेजर्ट में जाते थे. तो एज ए IO इंटेलिजेंस ऑफिसर मेरा काम था नेविगेट करना. मतलब कि आई यूज्ड टू बी इन द फर्स्ट व्हीकल और मैं वो कंपास और स्टार्स को फॉलो करके आगे आगे चलता था जहाँ जाना है हमने ऑब्जेक्टिव पे, और बाकी सब मुझे फॉलो करते थे. तो डेजर्ट्स में क्या है, कई इलाकों में पैदल चलते हैं, लेकिन जब डिस्टेंसेस ज़्यादा होते हैं तो हम गाड़ियों में चलते हैं. तो मैंने अपनी गाड़ी को एक 1 टन निशान को मॉडिफाई किया हुआ था और उसका जो कैबिनेट होता है उसको रिमूव कर दिया था और उसका विंडशील्ड भी नीचे कर दिया था ताकि यू गेट गुड विजिबिलिटी. और हम उसमें नेविगेट करते थे. अब रात को हम जा रहे थे, ये है 31 दिसंबर 1983 रात को, न्यू ईयर. और मैं आगे वाली गाड़ी में था, मेरे साथ दैट टाइम मेजर संधू, रिटायर्ड एज ब्रिगेडियर, वाज सिटिंग, और एक और हवलदार था, और हम तीनों नेविगेट कर रहे थे और बिल्कुल अंधेरे में चल रहे थे. एक डोरों पे गए, डोरा सैंड ड्यून. और जैसे हम नीचे उतरे तो वहाँ पे क्या है, लॉट ऑफ टाँका हम बोलते हैं, ओपन वेल्स. और हमारी गाड़ी एकदम से गई और बिकॉज वी हैड गुड विजिबिलिटी, तो मैंने देखा और हमने एकदम से ब्रेक मारी और बच गए. अदरवाइज हमारी राइट व्हील वुड हैव गॉन इनटू द वेल एंड आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर टुडे. सो इट यूज्ड टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम्स. व्हेन 1st of January 1984 सब सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर, हम लोग डेजर्ट्स में रात को ठंड में नेविगेट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं. So that is what makes you mentally tough. Right. So आप क्या फील करते हो, क्या डिफरेंसेस एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन आपके अंदर आए बिकॉज ऑफ जॉइनिंग आर्मी? मतलब सम मेजर डिफरेंसेस यू फील? I had major differences actually. मतलब I am totally a changed man आर्मी ज्वाइन करने के बाद. क्योंकि जाने से पहले जैसे मैंने बताया, बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड आई वॉज ब्रॉट अप इन अ पर्टिकुलर मैनर. पर आर्मी में ज्वाइन करने के बाद मेरा एक तो चलने का ढंग, बात करने का ढंग, कॉन्फिडेंस, फिजिकल फिटनेस, हर लिहाज से इम्प्रूवमेंट हुआ है.
और दूसरा एज अ ह्यूमन बीइंग, यू नो, स्पेशली हमारे इन्फेंट्री बटालियन में हमारा जवानों के साथ इतना अट्रैक्शन होता है, यू नो, वी आर लाइक अ फैमिली. तो यू नो दैट एम्पैथी, दैट यू नो इंटरेक्शन विद द जवान्स, मूविंग विद देम, टोटली चेंजेस योर लाइफस्टाइल. सर आपने एम्पैथी की बात करी एंड दिस इज समथिंग हम तो मूवीज से ही कनेक्ट करते हैं, हमने मूवीज में ही ज़्यादा देखा है एज अ सिविलियन आर्मी को. लेकिन ये चीज़ नज़र आती है कि अगर एक को गोली लगी तो सबका खून खौलता है, राइट? या फिर अगर एक जख्मी है तो उसको बचाने के लिए अपनी जान दाव पे डाल दी जाती है, जो कि हम नॉर्मल सिनेरियो में नहीं देखते. हमें रोड में ऐसा नहीं नज़र आता. कोई मर रहा है तो मरने देते हैं बहुत से लोग. ये किस लेवल की, इस तरह का क्या थॉट प्रोसेस डाला जाता है कि यू आर रेडी टू गिव योर लाइफ फॉर अदर्स? ये थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप किया जाता है? इस लेवल की मोटिवेशन कैसे डाली? ये जो है ये बॉन्डिंग है हर यूनिट में, यू नो. नाम, नमक और निशान. नाम, नमक और निशान. पलटन का नाम, नमक लॉयल्टी टू द यूनिट, टू द पलटन को या देश को, और निशान आपका जो झंडा है, इसके लिए यू नो जवान जान दे देगा. और जो नाम है ये नीचे शुरू होता है सेक्शन से, यू नो. सेक्शन 10 आदमियों का होता है. सेक्शन, मेरा सेक्शन, मेरी प्लेटून, मेरी कंपनी, यू नो. अभी तक मैं एज लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी कमांडर रिटायर हुआ हूँ, पर जब भी तिरंगा जैक में जाता हूँ मेरी बटालियन में, तो डेल्टा कंपनी जिसका मैं था, जो मैंने कमांड की थी, उसके साथ मेरा स्पेशल एफिलिएशन है, यू नो. तो दैट बॉन्डिंग इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नो कॉमरेड विल बी लेफ्ट बिहाइंड, यू नो. दैट इज़ इनग्रेन्ड इनटू अस. एंड दूसरा क्या है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है बटालियंस का, हमारे जो ट्रुप्स हैं वो एक पर्टिकुलर इलाके से आते हैं. मतलब हर एक अलग अलग है. सिख रेजिमेंट पंजाब, सिख लाई, जैक राइफल्स जो मेरी है, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स. हमारे ट्रुप्स जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और हिमाचल से आते हैं. तो सब जो हैं हम कहते हैं ग्राई गांव वाले, यू नो. तो हमारे, मैंने लड़ाई में देखा है, यू नो. आप बात कर रहे हो कि कोई गोली लग गई, दैट्स अ वेरी बिग थिंग. पर हमारे जवान जो, हमारा ड्रिल क्या होता है, फायर एंड मूव. मतलब एक बंदा फायर कर रहा है, दूसरा मूव करेगा, वो कवर लेगा बिहाइंड अ स्टोन, बिहाइंड अ ट्री समवेयर, एंड दिस विल मूव, देन ही विल टेक कवर एंड देन ही विल मूव, यू नो. वन लेग ऑन द ग्राउंड, इसको हम कहते हैं. नाउ लड़ाई में मैंने देखा है पर्सनली ड्यूरिंग कारगिल वॉर, हमारे जवान, यू नो, वो कवर नहीं लेगा. ही विल नॉट, ही विल एक्सपोज हिमसेल्फ कि मेरा जो ग्राई है, वो जेसीओ जो मेरे गाँव वाला है, वो ये ना समझे कि मैं डर गया हूँ और मैं पत्थर के पीछे छुपा हूँ. तो मरने को तैयार है, but he is not ready to be called a coward, even though he is following the drill. Right. तो मतलब हमारे जवान इतने सिंपल और ऐसे आते हैं. और किसी को गोली लग जाए तब तो, यू नो, मतलब आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जांपल्स. जब विक्रम बत्रा डाइड, जब उसको गोली लगी दिन के टाइम, विदिन 10 मिनट्स जो पूरी कंपनी थी उसकी, हमने दिन में हमला कर दिया. और जो जहाँ मतलब 2 दिन से अटके हुए थे बत्रा टॉप के ऊपर, 0.4875 पे, उसको कब्जा कर लिया. तो ऐसे हमारा वो मोटिवेशन है ट्रुप्स का, और बॉन्डिंग है. सर आप लीड कर रहे थे उस टाइम पे कारगिल वॉर में, तो आपने विक्रम बत्रा उनका नाम लिया. क्या मेमोरीज आपको याद आती है उनका नाम पे? विक्रम बत्रा का नाम सुनते ही ना द एंटायर कारगिल वॉर मेरी आंखों के आगे से निकल जाता है. एंड ही वाज सच अ ब्रेव सोल्जर, यू नो. और उसके साथ मेरा जो भी इंटरेक्शन हुआ है ड्यूरिंग द कारगिल वॉर पलटन में, यू नो, ही वाज सच अ जोवियल पर्सन, हमेशा स्माइलिंग. उसका जो स्माइल था वाज इन्फेक्शियस एक्चुअली. कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, आप विक्रम बत्रा को बुलाओ, से बात करो, स्माइल होगा, यू नो. उसको कोई टास्क दो, इमीडिएटली यस सर इट विल बी डन. और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मतलब ही यूज्ड टू एंश्योर कि सही तरीके से सही टाइम पे वो टास्क जो उसको दिया गया है वो पूरा भी करता था. और आखिर में तो आपने, यू नो, देख ही लिया है कि अभी मूवी बन गई है उनके ऊपर, और क्या उन्होंने काम किया है. बोथ हमने 2 हमले किए, 0.5140 के ऊपर और 4875 पे, दोनों पे उनका मेजर रोल था, यू नो. तो 13 जैक राइफल तो विक्रम बत्रा को, यू नो, ओज एवरीथिंग टू हिम. इनफैक्ट मैं आपके ट्विटर पे देख रहा था कि यू कीप रिमेम्बरिंग हिम, वो नज़र आ रहा है, योर फॉन्डनेस, योर अटैचमेंट फॉर हिम. आपको लगता है मूवीज़ ने जस्टिस किया है, LOC, कारगिल या फिर शेरशाह मूवी ने? हाँ, बहुत मूवीज़ ने जस्टिस किया है, पूरा जस्टिस किया है. LOC कारगिल JP दत्ता ने बनाई, और उन्होंने सब पलटनों से इंटरेक्ट किया, और उनको हमने जो भी ब्रीफ किया, मैंने खुद इंटरेक्ट किया था उनके साथ, ब्रीफ किया था, फोटोग्राफ्स दिखाई उनको. जिसका भी नाम लिया
कि उसने इस जवान ने ये काम किया, इसने ये किया, ये मेरा डॉक्टर था, इसने ये किया। उसने हर जवान को, हर ऑफिसर को, हर डीसीओ को उस मूवी में डाला है। उसका नाम है, यू नो, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंटरी। एंड उस वजह से इट वेंट अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा मतलब ड्यूरेशन का लंबा हो गया है, एंड पर उसने ये डन जस्टिस टू एवरीबॉडी। एंड शेरशाह जो है वो तो हमारी पलटन के ऊपर थी, विक्रम बत्रा के ऊपर थी। और जब शेरशाह बनी तो आई पर्सनली इंटरेक्टेड विद मिस्टर शबीर बॉक्सवाला जिन्होंने पिक्चर बनाई थी, एंड आई इंश्योर्ड कि यू नो कि कोई भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे यूनिफॉर्म में जो हमारी ग्रीटिंग है, हम जय माता की बोलते हैं पलटन में, और यू नो जो ड्रिल्स हैं, मैंने एक ऑफिसर को भेजा स्पेशली जब शूटिंग हो रही थी इनको गाइड करने के लिए, एंड इट्स आउटस्टैंडिंग मूवी एंड फुल जस्टिस हैज़ बीन डन टू विक्रम बत्रा। एंड आपने बोला जय माता दी का, आपने बोलते हैं जय माता दी। आई थिंक द लास्ट वर्ड्स सेड बाय विक्रम बत्रा वर आल्सो जय माता दी। जय दुर्गे माता की जय। व्हेन वी चार्ज, जो हमारा हमला करते हैं, then that was his war cry. That is our war cry, and that was what he said. मूवी का आपका फेवरेट सीन, फेवरेट पार्ट? मूवी का फेवरेट सीन तो एक है जब 5140 के ऊपर हमला करते हैं और विक्रम बत्रा वहाँ से मेरे को सक्सेस सिग्नल देता है, दिल मांगे मोर। जो मूवी में जिस प्रकार दर्शाया गया है बिल्कुल वैसे ही ग्राउंड पे फिजिकली हुआ था। अच्छा। जब उसने कैप्चर किया और अपने 5140 के ऊपर पहुँच गया था, कंपनी ने कैप्चर कर लिया था, तो सुबह मुझे अब तक याद है 20 जून 1999 सुबह 4:35 पे वो रेडियो सेट पे आया और उसने बोला शेरशाह फॉर चाणक्य ओवर, एंड मैंने बोला पास में मैसेज ओवर, सर ये दिल मांगे मोर। About an hour's time, and he gave me success signal, which was "Ye dil mange more." Guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. Success signal was "Ye dil mange more." You know, वो अभी तक मेरे कानों में गूंजती है बात। आउटस्टैंडिंग ऑफिसर। और इसकी मैं और आपको बताता हूँ कहानी कि ये कैसे आया दिल मांगे मोर। यू नो, हमने पहले हम तोलोलिंग के ऊपर पहुँचे, जो हमको टास्क मिला था, फिर हमने एक इलाका को कैप्चर किया, रॉकी नॉब और हम कम्प्लेक्स में। उसके बाद हमारा टास्क था 5140 को कैप्चर करना। पॉइंट 5140 द्रास सेक्टर में आफ्टर तोलोलिंग वॉज दी वेरी मोस्ट डोमिनेटिंग हाइट। स्ट्रेटेजिकली यू नो सामरिक रूप से बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वहाँ से पूरा डोमिनेशन हो रहा था एंड उसके पूरे से बिल्कुल स्टीप स्लोप था। तो हमने प्लान बनाया, मैंने विक्रम बत्रा को और जम्वाल, ये 2 कंपनी कमांडर्स थे, इनको रेकी के लिए भेजा, रिकॉनेसेंस के लिए, कि पेट्रोल लेके जाओ, चेक करो विच इज़ द बेस्ट वे, कहाँ से हम हमला कर सकते हैं। यू नो, फ्रंटली अटैकिंग इज़ नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज द एनिमी इज़ वॉचिंग यू। तो वो पूरा दिन रेकी करके आए, वापस आए तो देखा कि कोई भी रास्ता नहीं है। तो हमने प्लान बनाया कि डेल्टा कंपनी ऐसे जाएगी फ्रंटली, ब्रावो कंपनी जम्वाल के साथ ऐसे जाएगी, और पूरा प्लान कोऑर्डिनेट किया, फायर सपोर्ट कोऑर्डिनेट किया। फिर मैंने उनको बिठाया, मॉरल लेक्चर दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा चल रहा था कि ये दोनों अफसर, लेफ्टिनेंट संजीव जम्वाल ब्रावो कंपनी कमांडर एंड लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा डेल्टा कंपनी कमांडर, इनकी 2 साल भी नौकरी नहीं थी फौज में, लेस देन 2 years। और दे वर द कंपनी कमांडर्स लीडिंग द असॉल्ट ऑन अ वेरी डोमिनेटिंग हाइट। तो मेरे दिमाग में था कि क्या ये डिलीवर कर पाएंगे, यू नो, इट वाज, बट उनके दिमाग में कभी नहीं आया। जब भी मैं उनसे बात करता था, दे वर यू नो फुल ऑफ जोश, बोथ ऑफ देम, एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड मैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं देख रहा हूँ कि वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। यू नो, दैट वाज द इंटरेक्शन। फिर मैंने उनको बोला कि आपका सक्सेस सिग्नल क्या होगा। यू नो, हमारा एक ड्रिल होता है कि जब कोई भी कंपनी अपना टास्क पूरा कर लेती है, कैप्चर कर लेती है इलाके को, तो हम अपने कमांडिंग ऑफिसर को सक्सेस सिग्नल देते हैं। कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेड कमांडर को देता है कि भाई मैंने ये टास्क कर लिया है। तो वो एक विजुअल होता है जिसमें कि हम एक रेड ओवर रेड या रेड ओवर ग्रीन, वेरी लाइट, जो रेड कलर की लाइट होती है वो फायर करते हैं, और एक ऑडियो होता है कोड वर्ड की, तोता मैना, दैट मीन्स कि काम हो गया। तो मैंने जम्वाल से पूछा कि आपका सक्सेस सिग्नल क्या होगा जब आपकी कंपनी ब्रावो कंपनी कैप्चर कर लेगी अपना पोर्शन 5140 का। तो उसने थोड़ा सोचा, फिर बोलता सर मेरा सक्सेस सिग्नल होगा ओ या। तो आई फाउंड इट वेरी फनी। मैंने कहा ये क्या है? कहता सर नहीं, हमें एनडीए में हंटर स्क्वाड में का था, और हंटर स्क्वाड में हम ये ओ या बोलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, यू नो, आई जस्ट वांटेड टू बूस्ट द मोरल। मैंने कहा गो हेड, यू हैव दैट सक्सेस सिग्नल। फिर मैंने विक्रम बत्रा को पूछा कि जब तुम कैप्चर कर लोगे तुम्हारी कंपनी, तो तुम्हारा क्या सक्सेस सिग्नल होगा? तो उसने फिर 2 मिनट सोचा, फिर you know he said sir ye dil mange more, which I found so funny that time, you know, Pepsi Cola and all that. तो I said why this, तो बड़ा funny है, दिल मांगे मोर, क्या सक्सेस सिग्नल हुआ? कहते सर मैं अपने बंकर कैप्चर कर लूँगा, then I'll look for some more bunkers to capture, and so I said okay fine, let that be, and मैं उसको भूल गया बात को। फिर रात को हमने हमला किया, and 3:35 पे जम्वाल gave me the success signal ओ या,
And 4:35, actually, you know, he gave on the radio set, oh yeah, oh ye Dil Mange More. Yeah, which has become, you know, that time only. Right. Household names actually became so popular. One didn't realize National slogan. yeah, national slogan बन गया था actually. And so motivating. अब तो मतलब सब जगह दिल मांगे मोर has become so popular thanks to Vikram Batra. And how was the news for you, sir, जब आपको पता चला कि he is no more? That was the most shocking news. That was the most shocking news. I cannot describe it. हमने 4875 के ऊपर हमला किया. हमने कुछ पोर्शन कैप्चर कर लिया था और उसके बाद एक हमने जब ऊपर पहुंच के देखा कि एक लेज है, यू नो, वेरी नैरो लेज गोइंग टू अनदर पोर्शन ऑफ 4875 जो कि हमको जहाँ से हमला किया था नज़र नहीं आ रहा था. तो वहाँ पर चार्ली कंपनी, जिसमें गुरप्रीत वॉज द कंपनी कमांडर, अल्फ़ा कंपनी, मेजर भास्कर वॉज द कंपनी कमांडर, हमने 4 जुलाई को हमला किया था. 5 को मॉर्निंग तक ऊपर पहुँच गए थे. 6 को पूरा दिन, मतलब 5 का दिन और 6 का दिन वी वर वेरी क्लोज टू द पाकिस्तानी एंड वी कुड नॉट गो अहेड क्योंकि वो नैरो लेज पे सामने उसने अपना MMG और स्नाइपर लगाया हुआ था. कोई भी मूवमेंट करते थे वहाँ से फायर आता था एंड देयर वाज नो वे टू सर्कमवेंट. तो 7 मॉर्निंग को कैप्टन नवीन अनाबेरू, वो सबसे आगे वाले बंकर में था, मतलब संगढ़ में था. तो वहाँ से इन्होंने पाकिस्तान ने ग्रेनेड फेंका जो उसकी टांग पे गिरा. ही गॉट इंजर्ड वेरी बैडली एंड विक्रम बत्रा टुक अ पेट्रोल टू इवैक्यूएट हिम. तो विक्रम बत्रा जो कि अभी डेल्टा कंपनी का 2IC था, यू नो, अर्लियर ही वो डेल्टा कंपनी कमांडर, अभी डेल्टा कंपनी का 2IC था. तो ये एक पेट्रोल लेके गया और इसने नवीन को इवैक्यूएट किया. ही वॉज बैडली इंजर्ड. और तब उसने देखा, यू नो, हम 2 दिन से इस इलाके में फंसे हुए थे कि देयर इज़ नो वे टू सर्कमवेंट. मैं एक्चुअली आई डिड नॉट स्पीक टू हिम दैट टाइम. आई कैन ओनली विजुअलाइज कि उसने उस वक्त सोचा कि कोई तरीका नहीं है, हम 2 दिन से अटके हुए हैं. एंड ही जस्ट ऑन एन इम्पल्स, ही वॉज वेरी इम्पल्सिव, he just launched the assault on that narrow ledge straight frontally into the enemy in broad daylight, early morning of 7th of July. And he fired, he killed a couple of Pakistani soldiers, they also fired and he got a bullet here. And by the time he fell, you know, there was another, I think, grenade or something that he had shrapnels on his back. He laid down his life. But he gave us a foothold. You know, immediately Delta Company and elements of Charlie Company, they immediately launched assault. And हमने फिर 4875 पूरा कैप्चर कर लिया, जो कि अब बत्रा टॉप के नाम से जनाता है, ऑन विक्रम बत्रा. So that was a very sad moment for me. I was just 50 yards behind, sitting behind. You know, so. How does it feel? मतलब जब आप आर्मी ज्वाइन करते हो, जैसे आपने ज्वाइन करी, बैकग्राउंड में कोई नहीं था, then you went to it. फिर जब वॉर टाइम आता है एंड लुकिंग एट रियल ब्लड, रियल बुलेट्स, कोई भी लाइफ में ऐसे प्रिपेयर होके तो नहीं आया होता, बचपन में तो ये सब नहीं देखा होता. तो इनिशियल लेवल पे ग्रेजुअली आई एम श्योर यू डेवलप दैट स्किन. इनिशियल लेवल पे वो कैसे फीलिंग होती है? So मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं द्रास पहुँचा, इनफैक्ट आई विल टेक अ फ्यू स्टेप्स बैक. हमारी बटालियन जो थी सोपोर में थी, काउंटर इंसेंसी ऑपरेशंस कर रही थी और हमारा टेन्योर पूरा हो गया था. एंड हमने पीस स्टेशन में मूव करना था, शाहजहाँपुर. तो मैं एडवांस पार्टी लेकर शाहजहाँपुर में था ऑलरेडी, और बटालियन पीछे तैयारी कर रही थी नीचे आने के लिए शाहजहाँपुर. पीछे कारगिल हो गया. तो हम लोग 8 डिवीज़न का हिस्सा थे, तो पूरी डिवीज़न को मूव किया उधर और बटालियन को मूव कर दिया गया. तो मुझे भी वहाँ हुक्म मिला कि आप पैकअप करो, ज्वाइन दी बटालियन. तो 10th of June आई रीच्ड अक्रॉस द जोजिला पास. यू नो, हमको IL-76 में डाला एयरफोर्स में चंडीगढ़ से. वी फ्लू टू श्रीनगर. 10th of June आई रीच्ड अक्रॉस जोजिला पास, प्लेस कॉल्ड गुमरी, और वहाँ पल्टन के साथ मिल गया, बटालियन के साथ. 11th of June वी वर प्लेस्ड अंडर कमांड वन ऑफ द ब्रिगेड्स टू बी रिजर्व फॉर कैप्चर ऑफ तोलोलिंग. 12th वी मूव टू द्रास एंड 13th नाइट आई वाज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ तोलोलिंग. यू नो, इट हैपेंड सो फास्ट. और जब मैं तोलोलिंग के ऊपर बैठा हुआ था, यू नो, अंडर आर्टी शेलिंग एंड एवरीथिंग, आई वाज थिंकिंग इट्स अ यू नो नाइटमेयर कि अभी कोई मुझे उठा देगा और मैं वापस शाहजहाँपुर में मेरी नींद खुलेगी. यू नो, इट हैपेंड सो फास्ट. तो 12 तारीख को जब मैं द्रास पहुंचा, तो व्हेन यू लुक अराउंड, यू नो, यू कैन जस्ट क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज. चारों तरफ ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं. लद्दाख में वेरी स्टीप माउंटेन्स, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास टू टेक कवर. यू नो, वी नीड कवर टू मूव, टू हाइड फ्रॉम द एनिमी. अदरवाइज ही विल बी एबल टू डिटेक्ट यू कि कहाँ से मूवमेंट हो रही है, आपको फायर करेगा. हाई एल्टीट्यूड एरिया, यू नो,
18 to 19,000 feet, lack of oxygen, movement is very slow, it's difficult to breathe, you know. और द्रास में जब मैं पहुंचा तो फर्स्ट थिंग जो मुझे नज़र आया वो एक BRO का बोर्ड लगा हुआ है. BRO इज़ यू नो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हु मेक्स द रोड. उस पर लिखा है द्रास द सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस at -60 degrees centigrade. It was measured a couple of years back. So that strikes you. वहाँ पर द्रास में चारों तरफ आर्टिलरी शेलिंग हो रही थी, you know, गोले फट रहे थे, एयर बर्स्ट. There was a vehicle burning on the road. You know, casualties being evacuated. You know, and from the far distance I could hear the medium machine gun fire on top of Tololing. And when you're trying to absorb this, you know, next moment आपको वो मिलता है कि okay, अब पलटन को ले जाओ Tololing के ऊपर. So you can imagine the situation unfolding in front of you, and what comes to your mind is fear. You know, self-preservation. You know, nobody wants to go into a hail of bullets and जाके मर जाओ. तो पर वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग आती है. That is where the training comes in, and that is where you know your bravery is not having fear. Bravery is not allowing fear to interfere, you know, with doing a duty. Wow. So that is where we overcome our fear, and then up we went, and then we created history. Golden line, sir. Bravery is not about not having fear. It is about not allowing the fear to come in between your duty. Awesome. मैं उसी मोमेंट पे एक बार वापस आता हूँ कि अचानक आपको पता चलता है हर तरह की आवाज़ें आ रही हैं, फायरिंग सुन रहे हो, सामने कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, व्हीकल बर्न हो रहा है, एंड वो फियर स्टेप इन करता है. नाउ यू सेड देन योर ट्रेनिंग कम्स इनटू पिक्चर. सो आई वांट टू डीप डाइव देयर. क्या थॉट्स थे फियर के? क्या माइंड में आ रहा था? फैमिली आ रही थी, बच्चे आ रहे थे, कोई हाइंडसाइट में अपनी लाइफ याद आ रही थी, एंड ओवरकम करने वक्त कौन से थॉट्स ने हेल्प किया? So as a फौजी, you know, फैमिली कभी मेरे दिमाग में नहीं आई. Never. It is only about the battalion and the task. कि जो हमको टास्क मिला है वो कैसे पूरा करना है. तो उस वक्त हमारा जो है मतलब टास्क मिल गया था कि आपने तोड़लिंग पे पहुंचना है, फिर आगे कार्रवाई करनी है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कैप्चर करना है, हम कॉम्प्लेक्स एंड 5140. तो हमारा सोच विचार केवल ये होता है कि अभी जो दुश्मन का फायर चल रहा है इससे कैसे बचना है, अपना प्लान में हमने कैसे मूव करना है, दुश्मन का सिर कैसे दबाना है फायर करके, आर्टी सपोर्ट से या मीडियम मशीन गन से या मोटर फायर करके, और किस तरह से हमने सक्सीड करके ऊपर पहुंचना है और अपना काम करना है. Family never comes to your mind. Your family is your battalion and your troops. आपकी what is your extreme memory when we think about Kargil? There are many of them. Like, you know, one of them is when you'll read in the book, Major Ajay Jasrotia died. You know, he was one of our first casualties. तो अजय जसरोटिया बेस में था, मैं ऊपर चला गया था तोड़लिंग के ऊपर, एंड फिर वहाँ पर जहाँ पर हमारा बेस था वहाँ पे हेवी आर्टी शेलिंग हुई, एंड देयर वर लॉट ऑफ कैजुअल्टीज़. और अजय जसरोटिया, यू नो, ही वाज इवैक्यूएटिंग द कैजुअल्टीज़, और ही गॉट इंजर्ड हिमसेल्फ एंड ही रिफ्यूज टू गेट इवैक्यूएटेड, एंड ही वाज बिजी, यू नो, डायरेक्टिंग कि इसको निकालो, उसको बचाओ, एंड यू नो ही लेड डाउन हिज लाइफ. आई गॉट द न्यूज़ व्हेन आई वाज ऑन टॉप ऑफ तोड़लिंग, और मुझे तो मतलब इतना शॉकिंग लगा कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ. ही वॉज वेरी क्लोज टू मी. And that was again a big loss. So that is one thing I can never forget. You read in the book कि मैंने कैसे उसको डिस्क्राइब किया है, और कैसे एक लेफ्टिनेंट चैटर्जी जो मेरे साथ बैठा हुआ था उसने कैसे मुझे कंट्रोल किया एज अ CO कि सर, यू नो, यू कांट हैव टीयर्स इन योर आईज. आई मीन, आई रियली, माई रिस्पेक्ट फॉर चैटर्जी वेंट अप सो मच, एंड यू नो देन आई हैड टू कंट्रोल माई इमोशंस एज वेल. एक और इंसिडेंट था, एक नायक रणवीर, जब हम के ऊपर अटैक कर रहे थे तो वो रॉकेट लॉन्चर फायर कर रहा था, मेरे साइड में खड़ा हुआ रॉकेट लॉन्चर फायर कर रहा था दुश्मन के ऊपर. दुश्मन के स्नाइपर डिप्लॉयड थे, एंड उसने एक रॉकेट लॉन्चर फायर किया. एयरबर्स्ट हम फायर करते थे क्योंकि वहाँ पर जो पत्थर थे वो बहुत बड़े बड़े थे, उसके पीछे दुश्मन ने कवर लिया हुआ था. एंड उसने फायर किया, देन लुक्ड एट मी कि साहब उनका स्नाइपर मुझे नज़र आया है, मैं अब उसका स्नाइपर को मारूंगा. यू नो, ही स्टैंडिंग 2 feet अवे फ्रॉम मी, और मैंने भी पत्थर से ऐसे करके देखा, एकदम से आई सॉ द स्नाइपर, यू नो, ऐसे वेरी प्रोफेशनल. तो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ रणवीर से कि यू नो उसने तुम्हें देख लिया है, उसका नंबर 2 राउंड लोड कर रहा है, एंड आई एम टॉकिंग टू हिम कि उसने तुम्हें देख लिया है, यू चेंज योर पोजीशन. पर इतने जोश में था वो कि उसने राउंड लोड किया, खड़ा हुआ. द मोमेंट ही शॉट अप दैट गाय वाज वेटिंग, एंड स्ट्रेट हियर राइट इन द सेंटर,
he got the bullet and he fell down in front of me and I saw him dying. You know, that scene I can never forget in my life. Never, till the day I die actually. And we were so helpless कि हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हम कोई हेलीपैड नहीं था, दुश्मन का फायर था, उसको एवॉइड नहीं कर सकते थे. एंड इन एनी केस ही हैड गॉट अ बुलेट हियर, देयर वाज नो वे वी कुड हैव सेव्ड हिम, बट इट वाज डे टाइम, so day attacks के भी disadvantages हैं when you see troops getting injured. But I saw him breathing slowly and the life ebbed out of him. It's a scene which जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता. After the लड़ाई, after the war finished, मैं अपनी वाइफ और सूबेदार मेजर के साथ हम उसके घर गए. His wife was pregnant, and then he's been blessed with a son who I am in touch with. और जो मैं उसको बुलाया उधमपुर में when I was the army commander, and we had a good get together with him. That's the kind of bonding हमारी होती है फौज में वीर नारी के साथ और उनके बच्चों के साथ. But that moment I was very sort of shocking, and I can never forget. Traumatic. सुन के goosebumps आ रहे हैं, and living in that scene, I can understand. In fact, आप ये देखो कि हम रोड से जा रहे होते हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है, सिर्फ ब्लड ही निकल रहा हो, तो लोगों से वही नहीं देखा जाता कि किसी अनजान का ब्लड निकल रहा है, नॉट अबाउट द डेथ. एंड किसी अपने को अपनी आंखों के सामने बुलेट लगते लाइफ जाते हुए देखना. That was, I mean, I can close my eyes and I can see him there actually. It's really traumatic. So, आपके यूनिट को ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव क्यों कहा जाता है? So आर्मी में ये ट्रेडिशन है कि जिस भी बटालियन को या रेजिमेंट को 2 परमवीर चक्रास मिलते हैं, ऑटोमेटिकली उनको एक अवार्ड दिया जाता है, एक प्लाक दिया जाता है, उस पर लिखा होता है ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव. सो दे हैव द राइट टू कॉल देमसेल्व्स ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, बट 2 परमवीर चक्रास, व्हिच इज नॉट इजी. सर, हमने विक्रम बत्रा उनकी बात करी, और एक और नाम जो जहन में आता है वो है संजय. सो व्हाट आर योर मेमोरीज विद हिम? व्हाट डू यू रिकलेक्ट? संजय हमारा दूसरा पीवीसी था, एंड कारगिल के युद्ध में, एंड उसको भी जो परमवीर चक्र मिला वो .4875 पर मिला. तो हमारे जो बटालियन के दोनों परमवीर चक्र हैं वो एक ही ऑपरेशन में .4875 के हमले में हमको मिले हैं, विच अगेन एक बहुत ही यूनिक अचीवमेंट है. तो 4 जुलाई को जब हमने हमला शुरू किया 99 में 4875 के ऊपर, तो 4875 जो था वो बहुत ही स्टीप था. तो जब डे लाइट हुआ, हमारा क्या होता है कि डे लाइट दिन फटने से पहले कैप्चर कर लेना चाहिए. नहीं तो क्या है कि पहाड़ियों में आप दुश्मन के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, आप ऊपर भी नहीं पहुंचे हैं, और वो आपको फिर कैजुअल्टीज़ इन्फ्लिक्ट करेगा बड़ी आसानी से नज़दीक से. हमारा ये सिचुएशन हो गया. चार्ली कंपनी बहुत नज़दीक पहुंच गई और कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ही स्टीप स्लोप था और दुश्मन की फायर बहुत आ रहा था. उस वक्त गुरप्रीत जो कंपनी कमांडर था, उसने मुझे, मैं फायर बेस में था, मुझे फ़ोन किया रेडी सेट के ऊपर और कहा कि सर इस इलाके से दुश्मन का फायर आ रहा है, कुछ हमको करना पड़ेगा. ना फायर बेस से मैंने देखा कि क्या मैं आर्टिलरी फायर कर सकता हूँ. इट वॉज नॉट पॉसिबल क्योंकि हमारे ट्रुप्स बहुत नज़दीक थे. एंड फिर मैंने देखा एक फैगट लॉन्चर. फैगट इज़ एंटी टैंक मिसाइल, ATGM बोलते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रशियन इक्विपमेंट है जो कि टैंक के अगेंस्ट हम फायर करते हैं. तो मैं इंस्ट्रक्टर था अर्लियर एज ए कैप्टन इन द ATGM. तो मैंने एकदम से नंबर 2 को बोला, कौशल था, कि इसमें लोड करो मिसाइल, और मैंने टेलीस्कोप लगाया एंड आई फायर्ड द मिसाइल जहाँ मुझे गुरप्रीत ने बोला था. और वो मिसाइल एग्जैक्टली जाके नॉर्मली हम मिसाइल ऐसे फायर करते हैं टैंकों पे इन द प्लेन्स, बट दिस वाज टू बी फायर्ड लाइक दिस. इट वेंट स्ट्रेट अप एंड इट हिट दैट संगर जहाँ से दुश्मन का फायर आ रहा था. अब हमें पता नहीं चला क्या हो रहा है, गुरप्रीत को भी पता चला कि वो नीचे था, लेकिन साइड में 17 जाट बटालियन हमला कर रही थी. वहाँ से उन्होंने देखा साइड से कि भाई दुश्मन भाग रहा है, और मुझे खबर आई. तो फिर मैंने एक मिसाइल और फायर की, विच अगेन वाज अ हिट. इट्स अ मिरेकल कि जो मिसाइल आपने ऐसे प्लेन्स में फायर करनी है वो ऐसे जाके हिट हो रही है बंकर के ऊपर, नीचे से ऊपर टारगेट पे हिट हो रही है. हाँ, बंकर के ऊपर दुश्मन के. तो हमको फिर 17 जाट से वही फीडबैक आया. फिर मैंने इमीडिएटली गुरप्रीत को बोला कि दुश्मन के कोई इंजरी हो गई है एंड यू कांट सी, लेकिन आप इमीडिएटली प्लीज़ अटैक. तो उसमें जो सबसे आगे सेक्शन था सूबेदार रमेश, उसने, और ये हवलदार संजय एंड एक राइफलमैन नतिंदर, इन्होंने इमीडिएटली हमला किया उस बंकर के ऊपर.
संजय ने हमला किया, उसने उसको मतलब फायर किया, दुश्मन को इंजरी की, बट ही गॉट बैडली शॉट अप, ही हैड इन हिज आर्म। उसने फिर दुश्मन का LMG लेके दूसरे बंकर में फायर किया एंड ही कैप्चर्ड द सेकंड बंकर आल्सो, बिकॉज ऑफ विच दिस इज डे लाइट टाइम, दिन की बात है 5 जुलाई, जब हमने फिर 4875 का ये वाला हिस्सा कैप्चर कर लिया। और इस एक्शन पे दैट टाइम राइफलमैन संजय, उसकी भी 2 साल से कम नौकरी थी, ही अर्नड हिज परमवीर चक्र। अगर हम J&K कन्फ्लिक्ट की बात करें या किसी भी कन्फ्लिक्ट की बात करें, तो दूसरी साइड से भी रिसोर्सेज जा रहे हैं, जाने जा रही हैं, पैसा जा रहा है, तो नुकसान तो दोनों तरफ है। तो फिर इस कन्फ्लिक्ट को क्यों कंटिन्यू किया जा रहा है? इसका रूट कॉज है क्या? फॉर पाकिस्तान, this is an easy way out. Conventionally with India, there are no match. Abhi, Pakistan is no match for India. So therefore, this hybrid warfare, use of terrorists, which is cost effective for them. टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, हमको कमिट कर रहा है हमारे रिसोर्सेज इन द काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस. सो इट इज दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट एक्चुअली. So it's cost effective. Yeah, it is cost effective for them. Okay, great. As a country, हम क्या कर रहे हैं, किस तरह के इनिशिएटिव्स हो रहे हैं टू काउंटर द टेररिज्म इन टर्म्स ऑफ यूथ गेटिंग टुवर्ड्स टेररिज्म, या फिर J&K की बात करें तो कैसे इंश्योर किया जा रहा है? Are there any initiatives being taken? So we are engaging the youth, trying to give them jobs and motivate them. Second is for counter terrorist operation, a lot of technology is being inducted, drones, cameras, surveillance equipments, to detect the movement of the terrorists coming in, locating the mobiles, the communication, all this is happening in a big way. And it has really, the situation has improved a lot vis-a-vis what was there a couple of years earlier. Right. अपने टेक्नोलॉजी की बात की तो मुझे याद आया, कारगिल वॉर जब हुई थी तो इट वाज प्रोबेबली द फर्स्ट वॉर इन इंडियन हिस्ट्री जिसका मीडिया कवरेज हुआ था. सो वाज इट अ गुड थिंग, या इसका नुकसान हुआ या फ़ायदा? नहीं, उसका तो बहुत फ़ायदा हुआ. इट वाज अ वेरी गुड थिंग, एंड जितना मीडिया वहाँ पे इंडक्ट किया गया, मतलब ऑन द रोड जब हम देखते थे, व्हेनेवर यू टू कम डाउन, देयर हैज टू बी पीपल विद कैमरास एंड इंटरव्यूइंग पीपल, और हमको हुक्म मिले हुए थे दैट कोई भी जो है सब इंटरेक्ट कर सकते हैं मीडिया के साथ, एंड गिव देम द पॉजिटिव्स ऑफ द गुड जॉब, द ब्रेव स्टोरीज दैट यू हैव डन. नाउ हमारे साथ भी मीडिया, बरखा दत्त केम टू माय बटालियन और वी गेव हर इंटरव्यूज एंड ऑल दैट. नाउ आफ्टर दैट बरखा दत्त इंटरव्यूड मी एंड विक्रम बत्रा एंड द अदर ऑफिसर्स, एंड जो हमारी 5140 वाली कहानी थी वो उसने sort of, she was working for Star TV that time. When that happened, the war of what is happening on the borders was transmitted, back into the bedrooms of the entire nation. और पूरे देश को पता चला कि बॉर्डर पे फौज क्या कर रही है. उसकी वजह से क्या हुआ कि पीपल केम टू नो मी, विक्रम बत्रा, और मुझे जब भी हम नीचे आते थे बेस में, मुझे हज़ारों चिट्ठियाँ आती थी एवरी डे, from people of all walks of life, principals, students, businessmen, youth, नौजवान, कहाँ से सब चिट्ठियाँ लिख रहे हैं कि दिल मांगे मोर, and we are proud of you and you are doing a good job. That was very very motivating. कि हमको ऐसा लगता था कि पूरा देश हमारे साथ है. उसमें से जो अच्छे अच्छे लेटर्स होते थे वो मैं नोटिस बोर्ड पे लगाता था, पढ़ के सुनाता था जब मैं जवानों से बात करता था. So that was, it was a very positive effect. ऑल्सो जो मीडिया कवरेज में एक हमने जो पाकिस्तानी सोल्जर्स को बरी किया था 4875 के ऊपर, वो भी मीडिया ने बहुत अच्छा कवर किया. सर उसको मैं जानना चाहूँगा, मतलब ब्रेवेस्ट स्टोरीज बिल्कुल मैंने सुनी आपसे और ट्विटर पे भी देखी थी, इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? उसके पीछे ये था कि जो इन्फिल्ट्रेशन किया पाकिस्तान की आर्मी ने, वो अंदर आए, उन्होंने हमारे इलाके ऑक्यूपाई किए, लेकिन जो नैरेटिव उन्होंने पूरे दुनिया में जो बिल्ड कर रहे थे कि ये हमारे सोल्जर्स नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी नहीं है, ये भारत का, इंडिया का इंटरनल प्रॉब्लम है, ये उनके ही ये मुजाहिदीन हैं, टेररिस्ट हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं. पर इसमें कई लोग यूनिफॉर्म में थे, हमने उनके, हमारे पे बहुत एविडेंस है कि ये सब पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, द आई कार्ड, पे बुक्स, वेपन्स, हमने सब कैप्चर किए थे. पर पाकिस्तान ने इस नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए कि हमारे सोल्जर्स नहीं हैं, दे वेंट डाउन सो लो, इतना नीचे गिर गए कि उन्होंने अपने सोल्जर्स की डेड बॉडी को भी एक्सेप्ट नहीं किया. दे रिफ्यूज्ड.
बोलते ये हमारे सोल्जर नहीं है, हम नहीं इनको लेंगे, जबकि उनके पास आइडेंटिफिकेशन थे, उनके पे बुक्स, आई कार्ड्स, यू नो। सो फिर इंडिया बीइंग इंडिया, यू नो, हमने क्या किया, हमको हुक्म आया नीचे से कि भाई जितने भी आप बॉडीज कलेक्ट कर सकते हो, प्लीज़ उनका, यू नो, गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू द रिलीजन दे बिलोंग, उनका प्रॉपर से बरियल ऑर्गेनाइज किया जाए। कश्मीर राइफल्स के जवानों ने 53 पाकिस्तानी सैनिकों को कल दफन किया। इन सैनिकों की लाशें लड़ाई के बाद पहाड़ों में पड़ी पाई गई थी। अनुशासित सेना के जवान के नाते, और उसके लिए फिर मीडिया भी, टू टेल द वर्ल्ड। और फिर हमने एक मौलवी भी ऊपर मंगवाया, 4875 के ऊपर ही हमने किया था। एक दिन 7 बॉडीज, एक दिन 8 बॉडीज को बरी किया गया। मौलवी ने पूरा प्रोसीजर किया एंड वी बरीड दोस बॉडीज गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू, यू नो, सोल्जर, जबकि दे वर द एनिमी, दे वर फाइटिंग माय सोल्जर्स, यू नो, 2 days बैक, लेकिन बट नाउ ही इज डेड, यू नो, एंड ही इज अ सोल्जर, ही वाज फाइटिंग फॉर हिज कंट्री। तो विद दैट बैकग्राउंड, यू नो, we did what we did, you know, being the Indian Army. Right. That's a great example for humanity. Absolutely. Right. कि अब वो जब जिंदा थे, उनकी एक आइडेंटिटी थी, उस आइडेंटिटी के साथ हमारी फाइट थी, प्रॉब्लम थी, उल्टा दैट आइडेंटिटी वाज हार्मिंग अस, बट अगर उनके साइड नहीं उनको लेने से मना कर दिया, वो डेड बॉडीज हैं, एटलीस्ट व्हाट वी कैन डू इज bury them with respect. No nation does that in the world. Yes. You know, the Americans till date, they send their people to recover the remains of soldiers, you know, of the World War II into Arunachal, you know, into that area of Myanmar. अभी भी कहीं कोई एविडेंस मिलता है तो उनका हवाई जहाज आता है, they take the remains back, everybody will be brought home. और यहाँ एक पाकिस्तान है जो अपने सोल्जर्स की बॉडी लेने को तैयार नहीं था, you know, who have been fighting for their country. What a shame. एक थॉट कई बार मेरे माइंड में आता है, तो आपका इनपुट लेता हूँ उस पर। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो मीडिया की बात करूँ या बहुत बार जब लोगों से बात करूँ, तो वी एज अ कंट्री हेट पाकिस्तान एज अ कंट्री, राइट, एंड वी हेट पाकिस्तानीज एज अ मीडिया या मेजॉरिटी लोगों की बात करूँ। एक थॉट मेरे माइंड में आता है कि ये पॉलिटिकल लेवल पे एक चैलेंज है, ये सियासत की प्रॉब्लम है, ये आपस की लीडरशिप की प्रॉब्लम हो सकती है, या मीडिया के लिए एक स्टोरी भी है। बट एज इंडिविजुअल्स जो वहाँ पे लोग रहते हैं अलग अलग शहरों में, वो तो हमारे जैसे ही हैं। I totally agree with you. So ये जो पूरा गेम प्लान है, ये पाकिस्तान आर्मी का खेला हुआ है। You know, हम कहते हैं कि you know, हर देश की एक फ़ौज होती है, पर पाकिस्तान में फ़ौज का देश है। You know, फ़ौज इज ओनिंग द देश। तो उनका रेलेवेंस ये तभी है कि अगर you know, they keep projecting India as the enemy. So that is why ये पूरा you know होता है। जबकि man to man, people to people, there's a lot of affinity actually. I totally agree with you. Yeah. सो इट इज़, मैं उस चीज़ को थोड़ा समझना चाहूँगा जो आप बोल रहे हो कि उनकी एग्जिस्टेंस ही इसके बेस पे है। व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स? यू नो, अगर उनका कोई दुश्मन ही नहीं है तो फिर फौज की क्या ज़रूरत है? ओके, दे विल नॉट वील्ड एनी पावर। ओके, दैट पावर दैट दे आर वील्डिंग इज कि भाई यू नो द नैरेटिव वो करते हैं कि भारत हम पे हमला कर देगा, भारत अटैक कर देगा, भारत ये कर देगा, वो कर देगा, सो वी शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड देयरफॉर दे गेट द बजट्स एंड देयरफॉर दे आर एबल टू कंट्रोल द नेशन। एंड what's role of China इस टाइम पे? China is a big power. 18 trillion economy, strong. You know, and China is a challenge not only for India, but पूरी दुनिया के लिए. You know, over a period of time, you know, China has used the US to become an economic power. And now उनकी जो foreign policy है, जो उनकी territorial claims हैं, वो बहुत असर्टिव हो गए हैं, और वो अभी पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक्चुअली किसी न किसी तरह चैलेंज कर रहे हैं। हमारा तो एक मेजर प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी तकरीबन 3500 किलोमीटर बॉर्डर है चाइना के साथ, जो कि डिस्प्यूटेड है, जो कि रिजॉल्व नहीं है। हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ, यू नो, अदर देन द बॉर्डर देयर इज अ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो भी म्यूचुअली एग्रीड नहीं है। तो हमारा जो है रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो बाउंड्री इशू है, वो हर बाकी जो पिलर है हमारे रिलेशन का, उसको ओवरशैडो करता है। चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो यू नो साउथ एशिया में यू नो रीजनल स्पेस के लिए जो स्ट्रगल है, या यू नो इकोनॉमी है, बट द बाउंड्री इशू जो है वो बाकी सब चीज़ों को ओवरशैडो कर देता है।
एंड आई थिंक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने पाकिस्तान के साथ तो कारगिल वाला आपका ऑपरेशंस रहे, आई थिंक चाइना के साथ भी आपके ऑपरेशंस रहे हैं, Yeah. राइट? सो आई डोंट नो इफ इट इज़ अ फुलिश क्वेश्चन और नॉट, दुनिया में कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, राइट? हम AI के ज़माने में आ गए, रोबोटिक्स के ज़माने में आ गए, तो जब अदर थिंग्स आर क्वाइट सॉर्टेड, तो हम ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या बॉर्डर इशू सॉर्ट क्यों नहीं कर पाते? ऐसा तो नहीं करना नहीं चाह रही कंट्रीज? हाँ, एक तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत हिस्टोरिकल बैगेज है, क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स हैं, पूरा अक्साई चेन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, देन देयर इज़ रफली 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो पाकिस्तान ने शशगाम वैली का चाइना को दिया हुआ है, फिर अरुणाचल है जो कि पूरा अरुणाचल क्लेम कर रहा है, फिर सिक्किम का इलाका है, वो तो खैर मोर और लेस रिजॉल्व है, फिर मिडिल सेक्टर में कुछ एक पॉकेट्स हैं, तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। एंड सेकेंड इज़ दोनों देश मे बी एट सम स्टेज रिजॉल्व नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि दोनों समझते हैं कि एट सम स्टेज वी विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर एंड देन वी विल बी इन अ बेटर बार्गेनिंग पोजीशन टू रिजॉल्व, बट बोथ कैनॉट बी राइट, सो नेगोशिएशंस आर ऑन, अभी फिर से शुरू हो गए हैं, बातचीत शुरू हो गई है, NSA अभी गए थे फॉर द स्पेशल रेप टॉक्स इट इज़ कॉल्ड टू रिजॉल्व द बाउंड्री इशू। आप फ्यूचर क्या देख रहे हो इंडो चाइना रिलेशंस का? Future can be good if China, just keeps in mind a few things: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual trust. They have to respect our sensitivities and take care of that, and then things can move forward. आप बहुत टाइम लद्दाख रहे, कितना टेन्योर रहा आपका? मेरे सारे कमांड्स जो हैं, बटालियन कमांड, ब्रिगेड कमांड, डिवीजन कमांड, कोर कमांड, एंड फाइनली आर्मी कमांडर ऑल्सो मेजर पोर्शन, ये सब लद्दाख में रहे हैं, तो काफ़ी टेन्योर है लद्दाख का। तो इस तरह की हाइट में बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे, किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? लद्दाख जो है वो सुपर हाई एल्टीट्यूड है, यहाँ पर कई प्रॉब्लम्स होती हैं, इन द सेंस के हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है। दूसरा, ये इलाका इज वेरी वेरी कोल्ड, सब जीरो टेम्परेचर्स ऑलवेज। द्रास में जब हम ऑपरेट कर रहे थे तो इट वाज -5-10 डिग्रीज, एंड इट वाज जून जुलाई, लेकिन विंटर्स में तो -30, 40, 50 हो ही जाता है। सो दैट इज़ द सेकेंड चैलेंज। एंड तो लद्दाख में जब अपने ऑपरेट करना है तो यू हैव टू एक्लिमेटाइज, द बॉडी हैज़ टू एक्लिमेटाइज। धीरे धीरे आप एट सम 8,000 फीट पे 6 दिन आप एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी एक्लिमेटाइज, देन यू गो टू 10,000 फीट एक्लिमेटाइज, देन टू 14,000 फीट एक्लिमेटाइज, ओनली देन आपकी बॉडी जो है वो फिट हो जाती है ऑपरेट करने के लिए। एक्लिमेटाइज करने के बाद भी ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो ब्लड है, हेमोग्लोबिन काउंट इंक्रीजेस, तो ब्लड बिकम्स थिक, तो उससे पल्मोनरी एडिमा एंड कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ट्रूप्स को हमको लगातार चेंज कर, ब्रिंग देम टू लोअर एल्टीट्यूड एंड चेंज द ट्रूप्स रेगुलरली। एंड मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे मैंने बताया कि मैंने बटालियन कमांड की, ब्रिगेड कमांड की, जब मैंने डिवीजन टेक ओवर किया था तो मैंने सोचा मैं टाइगर हूँ लद्दाख का, दिस इज माई 3rd टेन्योर, एंड मैंने एक्लिमेटाइज किया प्रॉपर। और फर्स्ट डे मैं दौलत बेग ओल्डी हेलीकॉप्टर में गया, क्योंकि वो इलाका मैंने अच्छी तरह से देखा नहीं हुआ था। तो वहाँ पर हम एक पास क्रॉस करते हैं, सासिरला पास, तो वो अबाउट 20,000 फीट से ऊपर था। तो पायलट ने मुझे बोला, मैं पीछे बैठा हुआ था चॉपर में, कि सर हम 20,000 फीट क्रॉस कर रहे हैं एंड यू मे लाइक टेक ऑक्सीजन, दे कैरी ऑक्सीजन एंड यू आर सपोज टेक ऑक्सीजन, कि कीप टेकिंग इन बिटवीन। मैंने कहा मैं टाइगर हूँ यहाँ का, मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो आई एम ओके, एंड आई वाज जस्ट वॉचिंग एंड देख रहा था। विद इन मिनट्स 20,000 फीट हम पहुँचे, मतलब मेरा सिचुएशन ये हो गया था कि आई वाज अबाउट टू ब्लैक आउट। इट वाज सो एम्बैरेसिंग, यंग कैप्टन से दोनों पायलट, आई वाज अ मेजर जनरल, तो मैंने सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मैं उसको टैप किया, मैंने कहा भाई मैं फेंट होने वाला हूँ, डू समथिंग, बिकॉज उस वक्त जब मैंने ऑक्सीजन निकाला, आई ट्राई टू सक ऑन द ऑक्सीजन सिलेंडर, कुछ नहीं आता है, क्योंकि बिकॉज यू हैव दैट्स अ पैनिक। नॉर्मली इट वुड आई वुड जस्ट टेक एन ऑक्सीजन, लेकिन उस वक्त पैनिक हो गया, कुछ नहीं आ रहा। मैं उसको बोला भाई मैं बेहोश होने वाला हूँ, आई वाज अबाउट टू ब्लैक आउट। इमीडिएटली उनका ड्रिल इतना अच्छा होता है, ही इमीडिएटली लॉस्ट हाइट ओवर द पास, ब्रॉट टू लोअर हाइट, और फिर मुझे जान में जाना तो उस दिन मैंने ये सॉर्ट ऑफ कसम खाई
कि मैं जब भी इस इलाके में, इस ऑल्टीट्यूड में जाऊँगा, मैं हमेशा पायलट की सुनूंगा, हमेशा ऑक्सीजन लूँगा। और हमारा एक सेइंग भी है कि इन द लैंड ऑफ द लामा डोंट बी अ गामा, टाइगर बनने की कोशिश मत करो, जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो। तो मतलब इतना डिफिकल्ट है वहाँ पर सिचुएशन, एंड यू हैव टू टेक केयर एट ऑल टाइम। डेली लाइफ में क्या वहाँ पे चैलेंजेस रहते हैं? डेली लाइफ में एक तो आपको भूख नहीं लगती, इंडियन हाई एल्टीट्यूड, ऑक्सीजन मैंने बताया कम है, तो उसके लिए देन यू नीड अ डाइट विच इज़ हाई कैलोरी डाइट, ताकि आप कम खाओ लेकिन हाई कैलोरी, चॉकलेट, बादाम, किशमिश। तो सब जवानों के लिए स्पेशल राशन आता है वहाँ पर। दूसरा है लो टेम्परेचर्स, तो देन यू हैव टू वेयर द स्पेशल क्लोथिंग। तीसरा है अवलांचेस, व्हेन यू मूविंग टू एन एरिया वेरी अवलांच प्रोन एरियाज, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, और लद्दाख के भी कई इलाकों में जहाँ हेवी स्नोफॉल होता है, तो यू हैव टू टेक केयर। मूवमेंट के टाइमिंग्स होते हैं, जब धूप निकला यू कांट मूव। जब आप मूव कर रहे हैं उतने वो क्लोथिंग डाल के तो पसीना आता है, और जब पसीना आता है और आप खड़े होते हो, रेस्ट करते हो, पसीना स्टार्ट्स फ्रीजिंग एक्चुअली इनसाइड, सो इट बिकम्स अ बिग चैलेंज। अभी आप चल रहे हैं, जो आपके सांस निकल रही है वो यहीं पे पूरी फ्रीज हो रही है, मूँछों पे आइस जम जाती है ऐसे। I mean, there are situations I can't explain which are unimaginable. So these are the challenges on a day-to-day basis. Helicopters में जब मैं जाता हूँ, मैंने इतना ट्रैवल किया है, इसमें मैंने मेंशन भी किया है कि वहाँ पे जब हेलीकॉप्टर्स एक वैली से दूसरी वैली में पहुँचता है, सडनली द विंड डायरेक्शन चेंजेस, और हेलीकॉप्टर फटफाता हुआ ऐसे टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, एंड दे हैव टू रियली कंट्रोल। एंड चीताज सिंगल इंजन, आई हैव फ्लोन ओवर द ग्लेशियर, ओवर द इंदिरा कॉल, where at that altitude the engine is working at its peak efficiency, कि अब मैंने थोड़ा सा और उसको कलेक्टिव को किया तो ये गिर जाएगा या इंजन फट जाएगा, समथिंग लाइक दैट, आई कैन हियर दैट साउंड। सो दोज आर द एरियाज व्हिच वी ऑपरेट। हेलीकॉप्टर्स में जो ऑल ऑफ वेट है वो कम हो जाता है, क्योंकि हवा की कमी है, rarefied atmosphere. So the helicopter, where on the ground it can carry 4 persons or 2 persons, here it can carry only half. एक जेरी कैन, या एक टाइम पे एक बंदा या एक पायलट जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज द वेट इज रिड्यूस्ड। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, लॉजिस्टिक्स का उतना प्रॉब्लम हो जाता है, इट्स वेरी चैलेंजिंग। पर हमारे ट्रूप्स जो हैं दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि तकरीबन सारी बटालियन जो है वो ग्लेशियर में, लद्दाख में एक टेन्योर कर चुकी हैं। तो विज़ावी जो चाइनीज ट्रूप्स थे या कोई और ट्रूप्स हैं, हमारे ट्रूप्स जो हैं दे आर वेरी गुड, वेल ट्रेंड एंड वेल यूज्ड टू दिस डिफिकल्ट टेरेन। जब किसी फौजी को या किसी जवान को पता चलता है कि मुझे ग्लेशियर्स में सर्व करना है फॉर एक्स अमाउंट ऑफ टाइम, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? हैप्पी होता है? दे आर वेरी हैप्पी। हमारे जवान तो बहुत खुश होते हैं, दे वांट टू गो इनटू द चैलेंजिंग एरियाज, और पलटन का नाम हो जाता है, वो फिर एक ट्रॉफी बनाते हैं कि हम ग्लेशियर में हमने टेन्योर किया, हमने नॉर्दर्न ग्लेशियर में जो सबसे डिफिकल्ट है वहाँ गए, कोई सेंट्रल ग्लेशियर में गया। क्यों जाना चाहते हैं चैलेंजेस में? क्यों जाना चाहते हैं चैलेंजिंग एरियाज में? पलटन की इज्जत का सवाल है कि ये पलटन जो है बटालियन हमारी पी स्टेशन में, जयपुर में, लखनऊ में घूमती रही है, और हमने जो है श्रीनगर क्रॉस नहीं किया है। क्या हिस्ट्री होगी हमारी? अब मेरी जो बटालियन है 13 जैकरे ब्रेव, इज़ अ मोटिवेशन। जो IMA में जो कैडेट्स, जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट होते हैं, दे फाइट विद ईच अदर कि मैंने 13 जैक में जाना है। जब हम कारगिल से वापस आए थे और मैं IMA में गया लेक्चर लेने, आई एक्सप्लेन टू देम कारगिल वॉर का पूरा प्रेजेंटेशन लिया, और मैंने ख़त्म किया तो इतने सारे कैडेट्स आए मेरे पास कि सर हमें 13 जैक ज्वाइन करनी है। सो दैट हिस्ट्री, दैट लेगेसी, दैट प्राइड, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बटालियन। और अभी मेरी बटालियन जो है, मैं तो खैर आई एम श्योर एवरी बटालियन इज़ लाइक दैट, पर आफ्टर विक्रम बत्रा, आफ्टर संजय PVC, ब्रेवेस्ट द ब्रेव, किसी भी टास्क पे जो है ना वो कमी नहीं आपको मिलेगी, बिकॉज वो इज्जत का सवाल है कि ब्रेव ऑफ ब्रेव ये नहीं कर पाई। सो दैट ट्रेडिशन इट कैरीज द बटालियन। ये जो आप बोल रहे हो ना वो एविडेंट हो रहा है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, व्हेन यू टॉक अबाउट योर बटालियन ना, तो एकदम से वो एनर्जी आ रही है, वो प्राइड आ रही है, सो दैट इज सो मच एविडेंट। एब्सोल्युटली। एंड आई जस्ट फील के ऑफ कोर्स नो कंपैरिजन टू इंडियन आर्मी, लेकिन जो भी लोग वर्कफोर्स में हैं, सिविलियंस की बात कर रहा हूँ, अगर इसका कुछ परसेंटेज ऑफ कमिटमेंट, ओनरशिप, प्राइड अपने काम के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या जो हम कर रहे हैं डेली लाइफ में, बी इट योर ओन बिजनेस और समवन्स बिजनेस, कुछ परसेंटेज भी आ जाए तो एज अ कंट्री हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट कई गुना बढ़ सकती है। डेफिनेटली। सो मे बी देयर आर सम लेसन्स वी नीड टू
learn and install Correct. into the daily life. that bonding, you know, Yes. with your corporate or with your company, Right. you know, for that, उनका जो leadership है, that has to change. It can't be, you know, use and fire. Right. You know, and people also changing. You know, you get a better option. हमारे फौज में ऐसा नहीं हो सकता. हम तो 13 जगह के लिए जान दे देंगे. You know, whatever. So that culture has to come into corporates. Only then ये हो सकता है. And it has to come both ways. Top से भी आना चाहिए, bottom से भी आना That चाहिए, trust दोनों तरफ से. in a team is both ways. You know, I had that advantage कि मैं तिरंजाक में पैदा हुआ था. In the sense I got committed तिरंजाक और मैं तिरंजाक कमांड की. और मेरा जो ब्रिंग अप था वो ऐसा हुआ था कि मतलब बहुत सख्त मेरी ट्रेनिंग थी. मैं जब फर्स्ट सी था कर्नल जम्वाल, उन्होंने मुझे बहुत तगड़ा लगाया. मुझे जवानों के साथ रखा शुरू में 3-4 महीने. उनके साथ जो कार्डर मैंने किया, इनफैक्ट उन्होंने मेरे ये जो लेफ्टिनेंट वाले फिप्स थे ये भी उतरवा दिए. मैं उनके साथ ही रहता था, उनके साथ ट्रेनिंग करता था. तो मेरा ये शुरू से ही ऐसा वो ड्रिल बन गई कि मुझे तकरीबन 80%, यू नो, तकरीबन 800 बंदे होते हैं जवान बटालियन में. 80% जवान मुझे बाय नेम मुझे पता थे. एंड द जवान्स न्यू मी. यू नो, सो दैट ट्रस्ट कि ये जो हुक्म देगा, यू नो, वो ये सोच समझ के करेगा, हम इसको जानते हैं, ये काबिल है. और मेरा जो था जवानों के साथ मुझे पता था कि मैं अगर नथा सिंह को उस काम के लिए भेजूंगा वो डिलीवर करेगा, या ये नहीं कर पाएगा, इसका ये एक्सपर्टीज़ है, इसको मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा. सो दैट ट्रस्ट बिटवीन द टू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द लीडर विद द टीम एंड द टीम ट्रस्ट विद द लीडर. सर, आपने लीड किया है आर्मी में और इस तरह के ऑपरेशंस को लीड किया है जहाँ पे लोगों ने अपने देश के लिए, अपने बटालियन के लिए जान दी है. तो मैं काइंड ऑफ नगेट्स समझ रहा हूँ. मुझे बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि दैट इज़ समथिंग जो मिसिंग होती है कॉर्पोरेट में. वो एक फैमिली की तरह या एक यूनिट की तरह ऑपरेट नहीं करते. सेकंड, ट्रस्ट, कि वो टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप ट्रस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. और आपकी लीडरशिप में आपने क्या फील किया जिस वजह से पीपल हैव लेड देयर लाइव्स? क्या ऐसी चीज़ें थी? So, you know, it is about izzat. It is all about izzat, self-respect. You know, इज़्ज़त के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जवान जो है, you know, he will not take cover and risk his life कि दूसरा बंदा ये ना सोचे कि, you know, he is a coward. And between dishonor and cowardice, you know, that bonding is such that वो ये नहीं चाहता कि उसके जो पेयर्स हैं, जो उसके सेक्शन में लोग हैं, वो समझें कि ये जो है डर गया, ही इज़ अ कॉवर्ड. सो ही इज़ रेडी टू डाई. डेथ टू डिसऑनर, यू नो, मरने को तैयार है लेकिन डिसऑनर, अपमान नहीं होना चाहिए. दैट इज़ द थिंग. एंड फाइनली इट इज़ अबाउट पलटन का नाम. इट ऑल स्टॉप्स देयर. यू नो, आई माइट बी देयर, सो यू आर टॉकिंग अबाउट माई लीडरशिप, बट मैं भी, यू नो, पलटन के लिए, और जवान भी जो है ना पलटन के नाम के लिए कुछ भी कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द बुक. वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस. इसमें मैंने फ़ोटो देखी थी आपकी और मैम की वेडिंग की. तो पर्सनल लाइफ से कैसे बैलेंस करी जाती है? तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, यू नो, बिकॉज स्पेशली इन द इन्फेंट्री हम लोग फील्ड पोस्टिंग बहुत होती हैं, तो फैमिली से सेपरेट रहना पड़ता है. एंड बट व्हेन यू मैरी, यू नो, जो लेडीज़ हैं, दे हैव टू अंडरस्टैंड that he's marrying a Fauji. And my wife takes a lot of pride because she comes from an army background. Okay. You know, father was retired from the army. A brother is still in the army. He's a lieutenant general right now serving. तो उसके दिमाग में तो क्लियर था कि मैंने एक ही QR था कि फौजी से शादी करनी है. You know, so she adjusted to the entire life. You know, I have served, काफ़ी मैंने फील्ड पोस्टिंग की हैं फैमिली. She stayed in Delhi, looked after my children. During the Kargil war, I was surprised. You know, शुरू में जब लड़ाई चलती रही तो वी वर नॉट इन कम्युनिकेशन विद द फैमिली. यू नो, कुछ नहीं था. बाद में जब हमने 514 कैप्चर किया तो वी कुड स्पीक. यू नो, दोज सैटेलाइट टेलीफोन्स केम. एंड जब हमारा इंटरव्यू आया टीवी पे, दैट टाइम शी सॉ व्हाट्स हैपनिंग. यू नो, तो एंड आई कैन रीड के 1990 में आपकी शादी हुई है 15th Feb. एंड 99 वाज द वॉर. इट वाज जस्ट 9 years ऑफ मैरिज. एग्जैक्टली. तो शी, यू नो, ऑन हर ओन, casualties were being evacuated from Dras to Srinagar to Delhi base hospital. तो वो अपने आप बेस हॉस्पिटल में जाती थी, 13 की कैजुअलिटीज़ को ढूंढती थी. You know, she was very young, but and she used to go and meet and you know, take care of them in the hospital, base hospital. ये मुझे पता नहीं था. ये बाद में I came to know, I was surprised and I was very pleased that she took that initiative. Amazing.
क्या इंस्पिरेशन रही सर इस बुक के पीछे, Who Dares Wins? हाँ, तो इसके पीछे इंस्पिरेशन एक तो ये काफ़ी समय पहले आ जानी चाहिए थी, क्योंकि मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ी एज ए बटालियन कमांडर, एंड सो दिस इज़ एक श्रद्धांजलि है टू माय बटालियन, 13 जैकरेव, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। ये श्रद्धांजलि है टू ऑल द ब्रेव सोल्जर्स, जवान्स, JCOs, ऑफिसर्स मेरी बटालियन के, जिनके साथ मैं बड़ा हुआ, जिनके साथ मैं इतना कुछ सीखा, और जिनके साथ मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ी। तो ये सब इसमें मैंने कवर किया है। दूसरा उद्देश्य था टू मोटिवेट द यूथ, देश के नौजवानों को मोटिवेट करना और ये बताना कि, क्योंकि मेरी ये पूरी मतलब मेमोइर्स हैं, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है, कि अगर मैं जो कि एक बहुत ही सिंपल मॉडस्ट बैकग्राउंड से आया था, और मैं अगर एक आर्मी कमांडर बन सकता हूँ, तो इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। हाउ टू फेस द चैलेंजेस इन लाइफ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा मुद्दा था कि देश के नौजवानों को बताना कि आर्मी लाइफ कैसी है, क्या एडवेंचर्स हैं, क्या एक्सपोजर है, और क्या चैलेंजेस हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और किस प्रकार से फ़ौज में आपको पूरे देश के कोने कोने में घुमा देती है, और विदेश में भी। मेरे 2 टेन्योर्स हैं, एक अंगोला में इन द UN मिशन, एक बीजिंग में मैंने टेन्योर किया एज अ डिफेंस अटैचे। सो टू मोटिवेट द यूथ, जॉइन द आर्मी and we can achieve all this. Nothing is impossible. Great. And I think it is very important, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम लोग, हमारा एक्सपोजर टू आर्मी जनरली मूवीज़ के थ्रू होता है, विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन, बट ये एक तरह का मेमोयर है लिविंग एग्जाम्पल्स का, उसका जिसने ये जिया है, राइट? यू हैव वॉक्ड दैट टॉक, सो दिस विल बी अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, जब हमें बहुत कुछ पता चलेगा जो मूवीज़ एक टेन्योर में नहीं बता सकती, एक शॉर्ट स्पैन में नहीं बता सकती। आपने यूथ के मैसेज के लिए बात करी, सो व्हाट इज़ योर बिगेस्ट मैसेज टू यूथ? So my biggest message to the youth is, it's very important that we must think big. बड़ा सोचो, बड़े सपने लो, और बड़ी चीज़ें करो, and achieve something. अपने कुएं से निकलो, nothing is impossible. जो किसी ने एक रास्ता बनाया है उसको फॉलो मत करो. Make your own path. Don't go on the beaten path. Make your own path. Let other people follow. Who dares wins. Nice. कुछ नाम हमारे सामने आ जाते हैं, कई बार कुछ मूवीज बन जाती हैं, कई बार हम न्यूज़ में पढ़ लेते हैं, बट आई एम श्योर बहुत सारे अनसंग हीरोज भी होते हैं, राइट? सो एनी सच इंसिडेंट और एनीवन यू रिमेंबर? Many. Like I said, it's a teamwork. तो कईयों को अवार्ड मिले, वो रिकग्नाइज हुए, पर कई ऐसे थे जो रिकग्नाइज नहीं हुए, अनसंग हीरोज, तो मतलब बहुत सारे हैं. आई कैन टॉक अबाउट जो मेरे साथ था कंटिन्यूसली, मेरा IO इंटेलिजेंस ऑफिसर लेफ्टिनेंट चैटर्जी. ही वॉज विद मी एवरीवेयर अप फ्रंट, और उसने सारा लॉजिस्टिक्स, राशन, एक बार मैं बोलता था, उसकी भी लेस देन 2 years सर्विस थी, वी शुड कोऑर्डिनेट एवरीथिंग. ही वॉज ऑर्डिनेंस ऑफिसर. देन हमारे बेस में था एक मेजर राजीव कपूर, who was coordinating the entire fire support logistics from the base. राशन भेजना, एमिशन भेजना, वेपन्स भेजने नीचे से. वो मुझे रेडियो सेट पे बोलता रहा कि सर मुझे ऊपर आना है, आई हैव टू कम अप, बटालियन इज फाइटिंग. आई सेड नो, तुम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो जो नीचे कर रहे हो, एंड थैंक्स टू हिम दैट वी वर एबल टू अचीव व्हाट वी एबल टू अचीव. मेरा डॉक्टर, ऑफ कोर्स ही इज नॉट अनसंग, राजेश अधाव, ही गॉट अ सेना मेडल गैलेंट्री, वो भी मेरे साथ था कंटिन्यूसली. एंड उसका तो ये था कि वो महाराष्ट्रियन है, वो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल सकता, इंग्लिश भी ठीक से नहीं बोल सकता. अपनी टूटी हिंदी में टू मोटिवेट द पीपल, और उसने क्लियर कट सबको जवानों को खड़ा करके बोल दिया था कि अगर कोई इंजर होता है मेरी वेट करना, मतलब जब मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं इंश्योर करूँ कि आप मरोगे नहीं. एंड ट्रू टू हिज वर्ड, ही हैज डन सर्जरी in the open outside, छोटे मोटे जो वो कर सकता था, and he was very very motivating. and उसकी भी sort of he is there in LOC Kargil, and movie में उसने किसी ने उसका रोल किया है, but like that there are so many unsung heroes. And I think जैसे आपने बताया कि मतलब कई सारी चीज़ें, कई सारे एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स, एक्स्ट्रा चीज़ें जो एक्सपेक्टेड भी नहीं होती वो करी जाती हैं फॉर दैट टाइम. जैसे मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो आपने चाइनीज़ भी सीखी थी, सो दैट यू कैन प्रोबेबली अंडरस्टैंड द राइवल्स. क्या नहीं, तो मैंने एक टेन्योर किया है बीजिंग में एज अ डिफेंस अटैचे. ओके.
यू नो हर एम्बेसी में, ऑलमोस्ट सभी एम्बेसीज में एक डिफेंस अटैच होता है मिलिट्री का, या कई में आर्मी नेवी एयरफोर्स का होता है, हु कोऑर्डिनेट्स द मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। तो मैं सिलेक्ट किया गया था बीजिंग में डिफेंस अटैचे जाने के लिए। तो फौज में, आर्मी में जो डीए जाता है उसको 2 साल चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ता है, ही हैज़ टू लर्न द चाइनीज़ लैंग्वेज। तो आई लर्न द चाइनीज़ लैंग्वेज फॉर 2 years। फिर मैं 2005 से 2008 3 साल मैं चाइना में था, अपनी इंडियन एम्बेसी इन बीजिंग एंड एज अ डिफेंस अटैचे। तो इसलिए मुझे चाइनीज़, दैट वाज द रीजन। कैसी है सर लैंग्वेज एज अ? बहुत डिफिकल्ट है। एंड जब आपको यू नो एज अ कर्नल, यू नो अ यंग चाइल्ड लर्निंग अ लैंग्वेज इज ईजी, पर एज अ कर्नल मच लेटर इन लाइफ आपको लैंग्वेज सीखनी पड़े, वो भी चाइनीज़, तो इट इज़ वेरी टेस्टिंग। यू नो मेरे तो फैमिली वाले सारे दुखी हो गए थे क्योंकि मेरी कार में कैसेट चलते थे चाइनीज़ के, एंड आई हैव टू बी एट होम प्रैक्टिसिंग चाइनीज़, क्योंकि लिखना भी कैरेक्टर्स है, एंड इट इज़ वेरी टोनल लैंग्वेज। ईच वर्ड हैज़ गॉट 4 tones, यू नो, मा 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 न्यूट्रल। ओके, एंड इन सबके अलग अलग मीनिंग है? सबके अलग अलग मीनिंग है। मामा इज मदर, मा इज टू अब्यूज, गाली देना। मा थर्ड टोन इज अ हॉर्स, यू नो, एंड मा इन न्यूट्रल इज अ क्वेश्चन। नी हाउ, मा इन द एंड न्यूट्रल इज अ क्वेश्चन। सो बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, पर बहुत मेहनत करनी पड़ी। इंस्टेंटली आई हैव लर्न 3 languages, 3 foreign languages। मैं जब अंगोला में था तो मैंने पोर्चुगीज़ सीखी। उससे पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान हम एक फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, तो आई हैव डन माई डिप्लोमा इन रशियन। ओके, एंड दिस वाज द 3rd language, चाइनीज़, जो मुझे सीखनी पड़ी क्योंकि मुझे चाइना में टेन्योर करना था। रशियन, पोर्चुगीज, चाइनीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदी, इंग्लिश तो है ही, तो 5 languages you have। और मैं टूटी फूटी, आई एम पंजाबी, आई कैन स्पीक अ लिटिल पंजाबी। So 5.5 languages। Great bravery tales, sir। वेरी चैलेंजिंग टाइम्स। Yes। बहुत ही मुश्किल समय था जब मैं, यू नो, आई थिंक बैक एवरी टाइम ऑफ द कारगिल डेज, यू नो, दे वर वेरी चैलेंजिंग टाइम्स। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मैंने लद्दाख में सारे टेन्योर्स किए हैं, यू नो, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर, कमांड। तो जब भी मैं एज आर्मी कमांडर या को कमांडर उस इलाके में जाता था हेलीकॉप्टर से, आई शुड नाउ फ्लाई इन द चॉपर, तो हेलीकॉप्टर से, और जब मैं 4875, यू नो, 5140 के ऊपर से उठता था, तो मैं यही सोचता था कि कैसे किया है हमने, यू नो, इट्स सो डिफिकल्ट, हाउ डिड वी डू इट, यू नो, मतलब इट वाज अ इम्पॉसिबल टास्क। सो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू नो, इट मे बी डिफिकल्ट बट नथिंग इज इम्पॉसिबल, एंड हु डेयर्स wins। Great, sir। I think that's a great closing। Nothing is impossible, क्योंकि I am able to, याद आ रहा है मुझे, वो मैंने डॉक्यूमेंट्री रिसेंटली देखी थी और वो वाली वीडियो भी देखी थी जिसमें आप किसी के साथ अभी आई थिंक 6 months बैक कोई वीडियो थी जहाँ पे आप बता रहे थे कि वो वाला नितिन गोखले के साथ। हाँ, राइट। तो जो आप बोल रहे हो वो मतलब आई कैन रिलेट टू इट, कि वो नीचे बैठ के सोचना, वो वाली चीज़ों को कैप्चर करना है, वहाँ पहुँचना और कैप्चर नहीं करना, ऊपर कोई बैठा है, राइट, एंड यू हैव टू प्लान फ्रॉम नीचे, एंड दैट इज़ द कोर्स, सर। एनीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो दैट्स अ ग्रेट मैसेज फॉर अस, फॉर यूथ, फॉर द नेशन, कि बड़ा सोचो, डेयर करो, डेयर करोगे तो जीत जरूर होगी। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू रमेश। बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे ना माइंड में। मेरी भी जब उनके साथ इंटरेक्शन हुई थी उसके बाद कई सारी चीज़ें जहन में आती हैं। आपके दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है, शेयर करो ना कमेंट्स में। मेरी यही कोशिश रहेगी कि जिन लोगों के पास रिच एक्सपीरियंस है, स्किल है, उनको हम पॉडकास्ट पे लाते रहें, उनकी लाइफ की समझ आप तक पहुँचाते रहें। और अगर आप मेरी लाइव ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, उसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।